दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अहिर्ता परीक्षा अर्थात पीईटी, यानी कि आपका जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुआ था आपका पीईटी की परीक्षा का, उसका मैं सन 2021 का आपके समक्ष पीईटी की परीक्षा का पेपर लेकर आया हूँ। यह आपका ओरिजिनल पेपर है। यह पेपर कब प्रस्तावित हुआ था? आपका 24 तारीख को हुआ था। कब? 24 तारीख को, 24/8/2021 को ये प्रस्तावित हुआ था। और इसी प्रकार में आपको 2021 का, 22 का और 2023 का सारी पालियों के जितनी भी पाली आपकी हुई थी, उन पालियों के सभी समस्त पेपर आपके समक्ष लेकर आऊँगा, जिसमें आपको लगभग 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रत्येक पाली में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसको देखते हुए आपकी इस वीडियो को आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं बता दूं कि आपके लगभग पीईटी का परीक्षा का जो आधार है वो ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, ओरिजिनल पेपर है। इसी पेपर को आप आधार मानकर अपना पढ़ते रहिएगा। इसी तरह के आपके 5-10 जो भी टॉपिक हैं, लगभग जो क्वेश्चन आते हैं वो देखिएगा। लगभग आपके पीईटी की परीक्षा में लगभग 15 टॉपिक आते हैं। और मैं बता दूं कि इससे पूर्व मैंने लगभग आपके समक्ष लगभग 5 से लेकर 6 प्रैक्टिस सेट जो मॉडल हैं वो मैं लेकर आ चुका हूं। उसका जो लिंक है वो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं वीडियो की ओर। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा। इसमें सारा आपका सम्मिलित रूप है, यानी कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी या सिंपल को कंप्यूटर, सारा आपका सम्मिलित है विदाउट आपका वैसे दिया हुआ। देखिएगा पहला क्वेश्चन बेटा क्या कहता है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, बैंक दर का अर्थ है। इसने बोला बैंक दर का अर्थ क्या है? देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। जी हाँ, बैंक दर का अर्थ क्या है? देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ये होता है बैंक का अर्थ। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा बेटा क्या कहता है। देखो सेकंड क्वेश्चन ही अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये वाला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या असम? कहाँ स्थित है बेटा? ये असम में। एक सींग वाला गैंडा पूछ ले या कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूछ ले तो ये कहाँ स्थित है? आपका असम में स्थित है। इस क्वेश्चन को आप जरूर नोट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। नेक्स्ट देखिएगा क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयन नदी तंत्र नहीं है? देखो हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र क्या होता है, इस प्रकार से मैं बता दूं कि लगभग आपका इस प्रकार से मानचित्र मान लो, सपोज डेट। तो यहाँ जो आपकी नदियाँ स्थित होती हैं, यहाँ भारत के उत्तर और पूर्व में जो भी नदियाँ स्थित हैं उसको हम क्या कहते हैं? हिमालय। या सिंपल कहूँ, भारत के जो भी उत्तर में स्थित हैं वो आपकी हिमालय नदी कहलाती हैं। जो भारत के मध्य या दक्षिण में स्थित नदियाँ, उन्हें हम प्रायद्वीपीय नदी कहते हैं। अब इस नदियों तंत्र में हमें पता होना चाहिए कि कौन सी नदी आपकी हिमालय में है और कौन सी नदी आपकी प्रायद्वीपीय है। अब इसने पूछा क्या है? हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं। देखिए बेटा, पहला दिया है कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। ठीक है, गोदावरी। अब इसमें छाटनी है हमें कौन सी है। देखो दूसरा ऑप्शन देखो, पहले दिया है दूसरी और चौथी। दूसरी और चौथी कौन सी है आपकी? गंगा और गोदावरी। तो बेटा गोदावरी तो मैं बताता हूँ कि आपकी प्रायद्वीपीय नदी है, ना कि हिमालय नदी है, तो कैंसिल ही हो गई। गोदावरी तो आपकी कैंसिल ही हो गई। सेकंड, कावेरी आपकी प्रायद्वीपीय है, गोदावरी प्रायद्वीपीय है, गंगा और ब्रह्मपुत्र कैसी हैं? आपकी हिमालय नदी हैं। कैसी? हिमालय नदी। अब जिस भी ऑप्शन में आपका दूसरा और तीसरा आ रहा है वही आपका सही है। देख लो बेटा, देखो इसमें नहीं है, इसमें तीसरा और चौथा गलत है, पहला और दूसरा गलत है, यानी कि तीसरे का चौथा ऑप्शन एकदम सही है, यानी कि आपकी फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? किसके द्वारा होता है? वित्त सचिव? नहीं। वित्त मंत्री? जी नहीं। अगला आरबीआई गवर्नर? जी हाँ। जो 100 रुपये का नोट है उस पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो किसके होते हैं? आपके आरबीआई के गवर्नर के, और ना ही आपके भारत के राष्ट्रपति के। ठीक है, तो यहाँ आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा?
इसने असर पूछा है, उस पर क्या असर होता है। देखिएगा ऑप्शन, देखिएगा क्या कहता है। इनमें से कोई नहीं, यानी कोई असर नहीं होगा। बढ़ जाएगा या जाएगी, कोई असर नहीं होगा। या घट जाएगी, तो असर नहीं होगा या इनमें से कोई नहीं, बात तो थोड़ी एक सी है। तो ये तो आपको गलत है ही। घट जाएगा, अरे बेटा घट क्यों जाएगा, बढ़ जाएगा, तो यानी कि आपका बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। ठीक है, यानी कि आपकी आर्थिक गतियों पर कितना अर्जित होता है वह आपको इसमें बताना है बेटा। पहला है वैश्विक, मिश्रित, पूंजीवादी या समाजवादी। तो इसका पूंजीवादी एकदम सही है। अगला देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलता है बेटा। भारत में पंचायती राज अर्थव्यवस्था और पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। इनमें से कोई नहीं, राज्य नीति निर्देशक तत्व या मूल अधिकार। तो कौन सा, 7 का दूसरा ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, फेमा का पूर्ण रूप क्या है। तो फेमा का पूर्ण रूप क्या है आपका, फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, जी नहीं। अगला फंड्स एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, जी नहीं। इसका फोर्थ ऑप्शन एकदम सही है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, अर्थात ये 8 का 4 ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा क्या कहता है। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है। किस में शामिल है बेटा, यह बताना है आपको। इनमें से कोई नहीं, संघ सूची, राज्य सूची, यानी कि जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसके संबंधित आती है, आपके राज्य सूची के अंतर्गत आती है, अर्थात 9 का सी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित नियत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। देखिएगा, पहला इनमें से कोई नहीं, फिर है अनुच्छेद 29, थर्ड क्या कहता है अनुच्छेद 21। तो वो जहाँ माइनॉरिटी की बात आ जाए वो किस में आता है, आपका अनुच्छेद में पूछा है, तो वो आपका आर्टिकल 29 के अंतर्गत आता है, अर्थात 10 का बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कहता है। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, इनमें से कोई नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो इसने बोला है ठोस चालक में धारा प्रवाह कैसा होता है, आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थात बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, यह है क्वेश्चन हर परीक्षा में देखने को मिलता है अवश्य आपको। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, यानी कि शिक्षा का अधिकार पूछा है जो आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो वो किस आर्टिकल के तहत आता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत वह आता है, तो यह बताना है आपको बेटा किस में आता है बेटा। इनमें से कोई नहीं बेटा, इनमें से कोई बहुत देता है आर्टिकल 29 एवं 30 से, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 19 से। तो आर्टिकल किस में आएगा, आर्टिकल 21 में, यानी कि शिक्षा का अधिकार, यानी कि सिंपल कहूँ अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो एक्ट है वो आपका आर्टिकल 29 के अंतर्गत, सॉरी आर्टिकल 21 का के अंतर्गत आता है, अर्थात सी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था यह बताना बेटा आपको। पहला है B.N. राव ने, B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। किसने रखा था ये, महात्मा गांधी ने रखा था उद्देश्य प्रस्ताव, अर्थात 13 का फोर्थ ऑप्शन एकदम सही है। अगला 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। तो किसने पूछा 18%, यानी कि 18 यानी कि 24% का सोना होता है, 24 कैरेट का सोना होता है, लगभग 1 बिस्किट का होता है। तो उसने पूछा है 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होगा। तो 14 को आपको ये बताना है लगभग कितना होगा बेटा, 75%। कितना, 75% ही होगा। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संतरे में बहुतायत में होता है। संतरे में इनमें सबसे ज़्यादा किसका विटामिन होता है, इनमें से कोई नहीं, विटामिन बी भी नहीं होता, विटामिन सी देखते हैं, विटामिन ए देखते हैं। जहाँ विटामिन सी की बात आ जाए वहाँ आपका संतरे की बात आएगी, यानी कि विटामिन सी के अंतर्गत आपका संतरा आता है,
यानी संतरे में आपकी विटामिन सी अधिकता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ मैथ का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं करूँगा, केवल आपको बता दूंगा यह इसका आंसर आएगा। ठीक है बेटा, जो भी है देखिएगा, रूट में संख्या दे रखी है आपकी, यहाँ आपको कुछ समझ दे रखा है, आपको ये बताना है 196, 72, 56। ठीक है, इसको आपको कुछ सॉल्व करना है इस प्रकार से। किस प्रकार से करोगे बेटा, अगर आप स्क्वायर कर लोगे इस साइड, आप यदि मैं कह दूं स्क्वायर कर लेते हो, इस साइड यदि आप स्क्वायर कर लेते हो तो क्या बैठेगा आपका, स्क्वायर कर लोगे तो आगे जाके यह प्रश्न बन जाएगा 72/56 इंटू 72/56 इंटू 196, यानी कि स्क्वायर में 72, 56 दो जगह हो गया स्क्वायर का। अरे बेटा, इसका अगर आप स्क्वायर करोगे, इसका हम दो जगह डिनोट कर दें, 72/56 इंटू 72/56 और 100 क्वेश्चन मार्क को इधर ले आएँ तो यही कोई प्रोसेस बन गया, यही तो बनेगा। तो बाद में आप यदि काट के इसके काटोगे तो लास्ट में जाके आपको 324 ही प्राप्त होगा, अर्थात इसका 16 का बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। बी ऑप्शन एकदम सही है, कौन सा, 324। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है, हवाई जहाज की गति की। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। ठीक है, तो यही है आपका सही है, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष की मापन की इकाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। यह क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, मतलब 2021 में, और उसके बाद भी पूछा गया है, और ये बच्चे अधिकतर गलत करके आए थे। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या है आपका, देखना 18 का, सोडियम क्लोराइड NaCl जी नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 जी नहीं, कि सोडियम सल्फेट यह भी नहीं होगा। ये क्या होगा आपका, कैल्शियम ऑक्सीक्लाइड, राइट, ये आपका सही है, अर्थात इसको हम क्या कहते हैं, CaOCl2। यह किसका सूत्र है आपका, ब्लीचिंग पाउडर का। अगला देखिएगा, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। सॉल्व ना करते हुए मैं आपको केवल बता देता हूँ कितना, 16% उसकी आय घट जाएगी, अर्थात 19 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना, यदि नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। अगला यह क्वेश्चन देखिएगा, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी जिसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाएगी। तो कोच की उम्र है 37 वर्ष, 34 वर्ष, 31 वर्ष या 28 वर्ष। यदि मैं 20 की बात करूं तो इसका फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है, उसकी 37 वर्ष हो जाएगी, अर्थात इसका फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है 20 का। अगला देखिएगा बेटा क्या कहता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही अधिक देखने को मिलते हैं, ये आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होते हैं, ना कि आप ही कर दो। देखो AQ + BQ का फॉर्मूला आ गया है, जो भी है आप पुट कर लेना। 21 की बात करूँ तो इसका कौन सा जाएगा आपका, 1000। ठीक है, 1000, 885 और 115 को जोड़ दोगे तो आपका 1000 प्राप्त हो जाएगा। फॉर्मूला लगा देना, शेष आपका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगला यह क्वेश्चन भी आपको बहुत अधिक देखने को मिलते हैं, इसे भी आप नोट कर लेना, 22 वाले को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 22 का। ऐसे क्वेश्चन आपको अधिक देखने को मिलेंगे इस परीक्षा में भी, और नेक्स्ट परीक्षा जब आप दोगे तब भी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हर का परमीकरण करते हैं। जो आपका चिन्ह दिया है उसका विपरीत चिन्ह लगा के हर का परमीकरण कहते हैं। सिंपल कहूँ, √5 - √3 और √5 - √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, और जब रूट का ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा, तो लास्ट में जाके आपकी जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी बेटा, 4 - √15। तो अर्थात फोर्थ ऑप्शन सही है।
अगला देखिएगा, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से कौन एक शब्द चुनिए। तो कौन सा है, मदमयी, मदमस्त या मर्मंतक या मनोहर। तो मन को हरने वाला, तो कौन सा सही होगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि मन को हरने वाला मनोहर कहलाएगा। बहुत पीड़ा पहुंचाने वाले का क्या हो जाएगा, आपका मर्मंतक आ जाएगा। यदि बात करूं, जो नशे में मस्त हो उसे कहते हैं मदमस्त, जो नशे में मस्त हो उसे कहते हैं हम मदमस्त। तो यानी कि 23 का फोर्थ ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। कम बोलना, बहुत बोलना, दोहे की रचना करना या थोड़ा बहुत कहना, बताइएगा। तो इसका गागर में सागर भरने का मुहावरे का अर्थ थोड़े में बहुत कहना। तो यानी कि थोड़ी बात में बहुत कुछ कह देना ही गागर में सागर भरने का अर्थ होता है। ठीक है। वाक्य में प्रयोग, महाकवि बिहारी अपने दोहे में गागर में सागर भर रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा हिंदी में। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा या महत्वाकांक्षा या महत्वाकांक्षा। तो हम अक्सर इन वर्णों को अधिकतर अपनी नोटबुक में लिखते हैं और लिखते हुए देखते को प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो अभी हम अधिकतर इसको, यदि हम शुद्ध वर्तनी के प्रयोग से देखें तो अभी हम इसको गलत कर देते हैं। आखिर विशेषकर होता क्या है, बताइएगा। तो इसका महत्वाकांक्षा यानी कि बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। 25 का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, एकल का विलोम शब्द है। अकेला, उपयुक्त, बहुल या पर्याप्त। एकल का विलोम शब्द आखिर क्या हुआ। एकल यानी कि एक व्यक्ति, बहुल यानी कि बहुत से। तो अर्थात इसका सी ऑप्शन एकदम सही है, सी एकदम करेक्ट है। एकल का क्या हो जाएगा बेटा, बहुल, अकेला का दुकेला, उपयुक्त का अनुपयुक्त और पर्याप्त का अनुपर्याप्त या अपर्याप्त, सॉरी। ठीक है। अगला, दर्प का पर्यायवाची कौन सा है। दर्प का बताइएगा। दर्प का पर्यायवाची आपका कौन सा है, अहंकार। यानी कि अहंकार को ही हम दर्प कहते हैं, मंद कहते हैं, घमंड कहते हैं, गर्व कहते हैं या अभिमान के नाम से भी पुकारते हैं अहंकार, जिसको हम दर्प भी कहा जाता है। अगला देखिएगा, अब यहाँ इंग्लिश शुरू होती है। इंग्लिश में क्या पूछा गया देखिएगा बेटा। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। ठीक है। आपको ये करना है, आप पढ़ लेना जो भी है, मैं धीरे धीरे इसको करूँगा। नेहरू वाज ए मैनी साइडेड पर्सनैलिटी। ही enjoyed reading and writing books as much as he enjoyed fighting political and social evils or registering in him the scientist। ठीक है। आप पढ़ लेना जो भी है, मैं धीरे धीरे आपके समझ स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखना धीरे, बहुत ही धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। टाइटल स्टैंड पॉइंट, ही नेवर फॉरगेट डेट, यहाँ से वी शुड। देखिएगा 28 क्वेश्चन आपका आ चुका है। इसमें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स पीटी नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। 28 की बात करूं, इसने बोला है पैसेज से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पंडित नेहरू ने साइंटिस्ट और ह्यूमनिस्ट दोनों का ही परफेक्ट बैलेंस था। इसलिए उनके व्यू में यह प्रसिद्ध होता है कि साइंटिफिक और ह्यूमनिस्ट दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। इसमें आपका तो बी ऑप्शन एकदम सही है, दोनों ही आपके इक्वली हैं, अर्थात बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिएगा बेटा क्या कहता है 29, ए मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स। ठीक है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। जैसा कि पैसेज में प्रयोग किया गया था, ए मैनी साइडेड पर्सनैलिटी का अर्थ क्या होता है आपका, बताइएगा, बहुमुखी प्रतिभा संबंधी व्यक्ति, अर्थात 29 का ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, पीटी नेहरू एंजॉयड। ठीक है। पीटी नेहरू एंजॉयड की मैं बात करूं तो क्या आएगा, तो डूइंग ऑल दिस एंड मच मोर। तो यही ऑप्शन सही है। ठीक है। पैसेज के शुरुआत में बताया गया था, आपने वही पढ़ा हो, पंडित नेहरू की किताबें पढ़ने और लिखने का उतना ही शौक था जितना कि उन्हें पॉलिटिकल और सोशल
सोशल के खिलाफ लड़ने का, या सिंपल कहूँ कि आपका किसी का टेररिज्म का विरोध करने का ही आपका उसी के अंतर्गत आता है। तो सारी प्रक्रिया आपकी इंजॉयडी की तरह से आती हैं पिट्यूटरी में, अर्थात 30 का फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा क्या कहता है, दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करो। पक्षी विज्ञानी पक्षी से या नृविज्ञानी किससे संबंध होगा, यानी कि ये इससे संबंधित है तो इसका किससे संबंध होगा आगे आपको यह बताना है। 31 का, तो इसका मैं बात करूं मानव से संबंधित होगा, यानी कि पक्षी ज्ञानी वह व्यक्ति है जो पक्षियों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है। उसी प्रकार नृविज्ञानी वह व्यक्ति है जो मानव जाति विशेषतः इसकी उत्पत्ति, विकास, रीति रिवाज और मान्यताओं का अध्ययन करता है। अर्थात 31 का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग। फेमस का आपको सिनोनिम्स बताना है। फेमस माने क्या होता है, मशहूर, प्रसिद्ध। तो क्या हो जाएगा इसका फेमस। सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची कह सकते हैं हम, तो इसका पॉपुलर। एंटोनिम्स होता है तो ब्लूम्स बताता, सिनोनिम्स पूछा गया है तो फेमस का पॉपुलर ही होगा। अगला दो आ गया, अब एंटोनिम्स भी आ गया आपका। गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग, किसका आपका आया है बताइए। ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, कोई भी चीज़ आपके प्रकाश वेद हो या पारदर्शी हो उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ठीक है, तो पारदर्शी का अपोजिट क्या होगा, अपारदर्शी। तो अपारदर्शी को इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको ये आना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर तो होगा ही नहीं, ओपक्यू या ओवियस या लिम्पिड, तो इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी मां के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं। रीता निखिल से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करना, मैं इसका आपको आंसर देता हूं। तो इसका 34 की बात करूं तो आपका बुआ हो जाएगा, अर्थात रीता की मां के पुत्र का इकलौता पुत्र निखिल है। रीता की माता के पुत्र का अर्थ रीता का भाई हुआ, अतः रीता बुआ है निखिल की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। एक कैलेंडर से अवश्य आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसे भी आप वेरी इंपॉर्टेंट नोट कर लें। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, 25 अगस्त को गुरुवार है, तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी। तो आपको कुछ इस प्रकार से बताना है। ठीक है, तो कितनी होगी बेटा, 6, 5, 3, 4। 25 अगस्त को शुक्रवार है तो बताइए कब होगा जल्दी। तो इसमें 4 गुरुवार होंगे, तो 4 सोमवार होंगे इसमें आपके, लगभग 4 सोमवार हैं, अर्थात 35 का 4 ऑप्शन एकदम सही है। अगला, उस शब्द का चयन कीजिएगा जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। 36 का, पनीर, तेल, दही, मक्खन, इसमें आपका तेल इनसे संबंध नहीं रखता। तो तेल को छोड़कर अन्य 3 दुग्ध यानी कि दूध उत्पादन है, तेल में तिलहन निकलता है, अर्थात इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा बेटा क्या कहता है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 क्या कहता है बेटा। किसी निश्चित कूट में PRODUCTION प्रोडक्शन को QQPCVENU लिखा जाता है। इस प्रकार कूट में ओरिएंटेशन किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है बेटा, 37 की मैं बात करूं तो इसमें क्या है, प्रत्येक शब्द में क्या हो रहा है आपका P से लेकर U तक +1 -1 +1 -1 U तक, फिर C में क्या है +2, फिर उसके बाद T से लेकर S तक +1 -1 हो रहा है। तो इसका मैं बात करूं, आप इसे सॉल्व कर लेना, तो इसका C ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। C ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है, C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा,
क्या कहता है 38 बोल्ड यानी कि बॉम्बो वाला 38 ये आपको करंट क्वेश्चन है बेटा। बोल्ड यानी कि बेम्बो ओशियन लैंड इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? तो किस में की गई है? राजस्थान में शुरू की गई है, अर्थात सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्सीन या कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? कौन सा था? घाना, अर्थात थर्ड ऑप्शन एकदम सही है। अगला, निम्नलिखित में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? ठीक है, 3 में हो गया है, 1 में नहीं हुआ है। तो किस में नहीं हुआ बेटा? आपका पटना में नहीं हुआ है। इसका आपका लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2021 को इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला, लखनऊ में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के पहल के तहत 6 लाइट हाउस परियोजना की नींव रखी थी, जिसमें आपके मैं बता दिए ये थे, जिसमें आपका पटना नहीं है। नेक्स्ट, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी ब्रांड है? कौन सी है? रिलायंस जियो। आपको पता ही होना चाहिए, ये करंट अफेयर का उस टाइम का यानी कि 2021 के टाइम का करंट की बात चल रही है, ना कि अभी 2025 की। ये मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूँ, सन 2021 वाला, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए ये पढ़ना, ना कि अभी वर्तमान वाला। ठीक है बेटा। अगला देखिएगा, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? कहाँ की गई है? 42 की बात करूं, हिमाचल प्रदेश में। अगला, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के UDIASI प्लस शुरू की गया है? 43 की बात करूं, गृह मंत्रालय नहीं, वित्त मंत्रालय नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय भी गलत है, इसका शिक्षा मंत्रालय एकदम करेक्ट है। 43 का 4th ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? कल्पना चावला, रितु कारिधाल या सिरसा वंदला? 44 की बताइए कौन सी है? 44 का, तो इसका सिरसा वंदला एकदम सही है। अगला देखिएगा, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 45 का, कौन सा है वो? सुमित मलिक। अगला, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? कितने करते हैं? 5 करते हैं नेपाल से सीमा साझा। ठीक है। अगला, निम्न में से कोस्टारिका की राजधानी कौन सी है? ढाका, दिल्ली, बीजिंग या सान जोस? कौन सी है? 47 की बात करूँ तो मैं आपका बताइएगा सान जोस, अर्थात 4th ऑप्शन एकदम सही है। अगला 48, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसको किया है बेटा? 48 की विराट कोहली को किया है। अगला 49 देखिएगा बेटा क्या कहता है। 49, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सुफेस भारत में किस न्यायालय के अंतर्गत शुरू किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट, हिंदी दिवस कब बनाया जाता है? ये तो आपको याद होगा 14 सितंबर को, अर्थात सितंबर 14 लिखा हुआ है इसमें। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? कौन सा सदस्य नहीं है आपको? 51 का बताइए बेटा। इसमें म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है, शेष आपके सदस्य है। अगला, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? सिंहला, ग्रेट अंडमानी, तमिल या मलयालम? तो कौन सी है बेटा? 52 की बात करूं तो इसमें मलयालम एकदम सही है। लक्षद्वीप की जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो मलयालम है। नेक्स्ट,
भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552, 550, 530 या 540? तो 552 एकदम सही है। अधिकतम पूछा है बेटा, अधिकतम। ठीक है। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? कौन सा है? बुध। लगभग 8 ग्रह हैं, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध है। उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है, किसका? पृथ्वी का उपग्रह है, वो भी पृथ्वी का। ठीक है। अगला, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? कौन थे बेटा? रविंद्रनाथ टैगोर थे। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? लखनऊ, औरंगाबाद, बेंगलुरु या दिल्ली या दिल्ली? कहाँ स्थित है बेटा? 56 का, तो औरंगाबाद में स्थित है, अर्थात 56 का बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला, ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? किस राज्य का है ओणम? केरल का। यह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसको भी आप वेरी इंपोर्टेंट लगा लें। ओणम कहाँ का है? केरल का है। तो 57 का फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिएगा 58। यहाँ गद्यांश आ गया है। धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। ये आप पढ़ लेना, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ इसको आप, ठीक है, ताकि आपको कठिनाइयाँ ना हो। देखिएगा, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। किसके द्वारा बनाया जा सकता है बेटा? भय द्वारा, अहिंसा द्वारा, सत्य पालन द्वारा या मौन पालन द्वारा? तो कठोर से कठोर यदि हृदय हो, उसको हम कोमल किस प्रकार से बना सकते हैं? अहिंसा द्वारा। भय तो होगा ही नहीं बेटा, भय। सत्य का पालन तो थोड़ा कह सकते हैं, लेकिन मौन भी नहीं होगा। आप बोलोगे नहीं तो कैसे आपका हृदय पिघलेगा? तो इसमें जो एक तरह का एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग देखा जाए, 58 का बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व है? शांति, सुख और रचनात्मक कार्य, आध्यात्मिक और उपासना, धन और वैभव या धन और सम्मान? इसका कौन सा है? सुख, शांति, रचनात्मक कार्य। 59 का फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है? निम्न, विधिवत, भलीभांति या बिल्कुल? तो कौन सा हो जाएगा इसका? बिल्कुल। नितांत माने आपका पर्याय कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल, अर्थात 60 का फोर्थ ऑप्शन एकदम सही है। अगला, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है बेटा? व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए, मानव जाति के विकास के लिए या उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए? तो इसका मानव जाति के विकास के लिए ही आपको बनाया गया है। अगला 62 देखिएगा बेटा क्या कहता है। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है परिश्रम और ज्ञान, आत्मीयता और संयुक्ता, हिंसा और भय। बेटा हिंसा तो होगी ही नहीं। नेक्स्ट, अहिंसा और प्रेम, अर्थात फोर्थ ऑप्शन एकदम सही है 62 का। नेक्स्ट देखिए 63 पैराग्राफ आप पढ़ लेना, आप जो भी है धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं आपको, ताकि आप इसे पढ़ लें। ठीक है, बहुत ही आराम से स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप इसे गहन रूप से पढ़ के या स्क्रीनशॉट लेने के पश्चात ही इसको आप ग्रहण करें और उसके बाद ही इसका उत्तर प्राप्त कर उसका आंसर दें। देखिएगा 63 क्वेश्चन क्या कहता है। विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है? क्या है? विश्व के बंधुत्व की भावना का विकास, विज्ञान के जीवन से घनिष्ठता। नेक्स्ट कहता है यातायात एवं संचार साधनों का विकास, विज्ञान की गतिशील शक्तियाँ। तो इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है? क्या है? देखिए बेटा, स्पष्ट और अनायास बोधगमय, हाथी के लिए आंवले की तरह, अस्पष्ट परंतु सहायस बोधगमय, पास में रखे आंवले की तरह। तो इसका मतलब है आपका फोर्थ वाला, पास में रखे आंवले की तरह हस्तमलक का शब्द से अभिप्रेत किया गया है। अगला, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है? क्या आशय है बेटा? तो क्या आशय इससे? स्वास्थ्य और संतुलित चिंतन।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मानव विज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या कहता है, देखिए, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है, सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है, अर्थात बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला 67, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। क्या मुक्ति मिली है, देखिएगा इसका ऑप्शन, प्राचीन सांस्कृतिक परंपराओं से, भ्रमपूर्ण रूढ़िबद्ध विचारधाराओं से, या संतुलन और अनुचिंतन से, या पुरानी शिष्ट और औपचारिकताओं से। तो इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा 68, यहाँ पुनः आपका पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ ग्राफ आ गया, आपका ग्राफ आ गया है 68 से। ये ग्राफ आप सॉल्व करना, देखना जो भी क्या दिया हुआ है इस प्रकार से, ठीक है, ये आपका ग्राफ है, इसे आप देखें 68 वाले को, फिर बताना इसका क्या सही होगा। मैं आपको केवल आंसर प्राप्त कराऊंगा, आप अपना सॉल्व करना, ठीक है बेटा। क्या कहता है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंकों की संख्या का प्रतिशत बढ़ता है, कितना है 68 का, पहला ही ऑप्शन सही है, आंकड़े अपर्याप्त है, ठीक है, निकाल लेना आप जो भी है। इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर, यानी कि इतिहास या भूगोल में से किसी का भी जो सबसे ज़्यादा आपका रेशियो है और उसका कम से कम रेशियो का आपका बीच का डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालोगे तो इसका फर्स्ट आएगा 1.20। मैं आपको सॉल्यूशन नहीं दूंगा, केवल आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, इनमें से इतिहास में अंक हैं कितने हैं बेटा, 70 की बात करूँ तो कितने हैं, 75 हैं। अगला, किन छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए, किन्होंने किए हैं, इसका फोर्थ ऑप्शन सही है 3। नेक्स्ट, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं, तो 72 की बात करूं तो ये सही है, 1 2 3 6, अर्थात फोर्थ ऑप्शन एकदम सही है। अगला पुनः ग्राफ आता है, ठीक है, इसे आप नोट करें ऐसे करके, इस प्रकार से ग्राफ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, आशा है। देखिएगा 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था, टोटल को आपको क्या करना है, ऐड करना है, जितनी भी संख्याएं उससे बीच में डिवाइड करना है और उसका रेशियो निकालना है। तो 73 की मैं बात करूं तो आपका कितना आएगा, 62.5, अर्थात फोर्थ ऑप्शन एकदम सही है। अगला, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही है, 2018 और 19 में। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019 के कच्चे उत्पादन का था, कितना प्रतिशत था, 75 की बताना है आपको, लगभग 3/4 था, 3/4 स्टार्ट होंगे क्वेश्चन आपके लगभग। अगला, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, 76 की बात करूं तो 3 ऑप्शन सही है, 2017 से 18 तक। अगला, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चे ऊन का उत्पादन कितने % बढ़ गया है, कितने % बढ़ गया है आपका, 22.2। यह पुनः टेबल आती है, इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लें, 78 से लेकर 82 तक का ये आपकी टेबल है, इसे आप देख लेना जो भी है, उसके बाद आपको आंसर बताने हैं इसके, ठीक है, ले लिया होगा आशा स्क्रीनशॉट। देखिएगा बेटा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है, तो सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है, तो किसका है, 2019 का। अगला, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है, इनमें से कोई नहीं, तो 80 की बात करूं तो इनमें से कोई ही नहीं हो जाएगा। अगला, 81, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है, 2019 नहीं, 2018 जी नहीं,
तो इसका 81 का सी ऑप्शन सही है, 2016। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, वर्ष 2018 में बी का कमीशन बढ़ा 5 सेल्सों के महीनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? 82 का। इनमें से कोई नहीं, या 80 जी नहीं, 19.5 था, अर्थात सी ऑप्शन एकदम सही है। यहाँ तालिका पुनः आ जाती है। अब तालिका का स्क्रीनशॉट लेना आप जो भी है, ठीक है, ले लिया हुआ आपने। देखिएगा पहला क्वेश्चन, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खाते की संख्या में से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का कितना अनुपात है, या क्या अनुपात है? 83 का। तो इसका 1.04 एकदम सही है। अगला 84 3 के 84, किस शेयर ब्रेकर में खुले खातों की औसत संख्या? आज थोड़ी वीडियो की क्वालिटी बहुत ही बेकार हो चुकी है, इसलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 84 का सेकंड ऑप्शन सही है, ट्रेड वुल। अगला, ट्रेड वुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था? 85 की मैं बात करूँ तो सी ऑप्शन एकदम सही है, 57.82। अगला, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है? 86। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, सितंबर में सबसे ज़्यादा औसतम महत्तम है। अगला 86 का देखिएगा 87, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी? 87 का, तो 35.3। अगला, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। 88 का फोर्थ ऑप्शन एकदम सही है। अगला, चरक संहिता संबंधित है, किससे संबंधित है बेटा चरक संहिता? बताइएगा। चिकित्सा से एकदम संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 19 देखिएगा, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम सही है, इसका आपको कालक्रम बताना है बेटा। तो इसको ये बताना है कौन सा सही है 19 का। तो मैं बात करूं पहले शेरशाह सूरी, इसका टाइम मैं बात करूं कि एक तरह का टाइम पीरियड कितना था जो इसने शासन किया था, लगभग 1540 से लेके 1545 तक। अकबर की बात करूं, इसने 1556 से लेके 1605 तक। अलाउद्दीन खिलजी की यदि मैं बात करूं 1296 से लेकर 1316। उसके बाद इल्तुतमिश की बात करूं तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 1210 या 1211 लगा लेते हैं, 1211 से लेकर 1236 तक। तो इसका कुछ कालक्रम कौन सा होगा देखिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि इसके सबसे पहले आपको कालक्रम बताना है, बताइएगा। सबका टाइम पीरियड लिख दिया मैंने, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन एकदम सही है। अगला, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? शंकराचार्य, नामदेव, तुकाराम या चैतन्य। 91 की बात करूं तो आपके तुकाराम एकदम सही हैं, यह संत इनके समकालीन थे। अगला, 1915-16 ईस्वी में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरू हुई? तिलक और अरविंद घोष, तिलक और बिपिन चंद्रपाल, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक है, या तिलक और लाला लाजपत राय। तो 92 की बात करूं तो सी ऑप्शन एकदम 92 बात करूं तो सी ऑप्शन इसका एकदम सही है, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी। अगला, इनमें से कौन सा सही जोड़ा नहीं बताना है, कौन सा सही नहीं है। 93 की मैं बात करूं तो पहला ऑप्शन ही गलत है, यह सही नहीं है। औरंगजेब की मृत्यु आपकी कब हुई थी? 1707 में, ना कि 9 में, ठीक है, यह सही है। 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत, या 261 BC में कलिंग युद्ध अशोक द्वारा, और 78 में शक संवत की शुरुआत। तो ये सारे सही है, अर्थात 93 का फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है? कैसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। नेक्स्ट मिलान कीजिएगा 95 का
तो आपको इसको मिलान करना है। तो इसका मिलान मैं बताता हूँ। इसका दूसरा सही है, इसका दूसरा ऑप्शन सही है। पहले का तीसरा और तीसरे का पहला, दूसरे का पहला और तीसरे का दूसरा और चौथे का पाँचवा। करो या मरो का नारा किसने दिया था, ये तो आपको आता ही होगा। किसने दिया था करो या मरो का नारा बेटा? महात्मा गांधी जी ने दिया था, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही है। बसंत विश्व होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत देखने को मिलता है। बसंत विश्व की बात करूँ तो कब होता है ये आपका 97 का, तो 21 मार्च को होता है। तो कमेंट करके बताओगे शरद विश्व कब होता है? कमेंट करके बताना। यदि बसंत विश्व 21 मार्च को होता है तो शरद विश्व कब होगा? ठीक है, अगला लास्ट वीडियो की ओर हम। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। 99 जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष से पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? 99 को किसे दिया गया था बेटा, बताइएगा। डी ऑप्शन एकदम सही है, पट्टाभी सीतारमैया को दिया गया था, अर्थात डी ऑप्शन सही है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? व्यास, चिनाब, झेलम, रावी। तो इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, यहाँ आपके 100 क्वेश्चन संपूर्ण हो चुके हैं। ठीक है, ये पीईटी 2021 का प्रथम पाली का पेपर था। ठीक है, इसमें कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताओ। यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हालांकि अच्छी ना लगी हो क्योंकि बीच बीच में क्वालिटी थोड़ी डल हो गई थी, ठीक है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो को अंतर्गत इसी 2021 का द्वितीय पाली में लेकर जल्द आऊँगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो आप लाइक अवश्य कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। और सब्सक्राइब के साथ आप जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है उसे शेयर अवश्य करते हैं, शेयर अवश्य करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।